11 और 12 जुलाई को लिथुआनिया के विल्नियस में हुई नाटो की एनुअल समिट के बावजूद भी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिल सका कि यूक्रेन को नाटो में कब शामिल किया जाएगा। आज से 15 साल पहले 2008 की बुकारेस्ट समिट में नाटो के द्वारा यूक्रेन और जॉर्जिया को नाटो में शामिल करने का वादा आज तक क्यों पूरा नहीं हो सका, इसके पीछे क्या रीजन है और इसके अलावा वर्तमान में यूक्रेन को नाटो में शामिल करने पर क्या चैलेंजेस हैं। 1949 में 12 मेंबर स्टेट के साथ एस्टैब्लिश हुआ नाटो ऑर्गेनाइजेशन ओवर द ईयर कैसे एक्सपेंड हुआ, यानी कैसे इसमें मेंबर्स की संख्या 31 तक पहुंच गई और इस पूरे डेवलपमेंट पर रसिया का क्या रिएक्शन रहा। डियर फ्रेंड्स, आज हम इन सारे ही टॉपिक्स पर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आप ये डिटेल इंफॉर्मेशन को कोट कर सके और नाटो के द्वारा यूक्रेन की मेंबरशिप को क्यों अवॉइड किया जा रहा है इसे अच्छे से समझ सकें। आज से 15 साल पहले 2008 में रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट में नाटो की एनुअल समिट में दो ब्लैक सी बेसिन कंट्रीज यानी जॉर्जिया और यूक्रेन को नाटो में शामिल होने के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन यूक्रेन और जॉर्जिया को आज तक नाटो में शामिल नहीं किया जा सका। उस समय यूक्रेन की मेंबरशिप को फ्रांस और जर्मनी के द्वारा अपोज किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह स्थिति है कि फ्रांस के साथ कुछ नाटो एलाइज यूक्रेन रसिया वॉर के दौरान यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप दिलाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। फिर भी नाटो के सभी एलाइज इस मत से सहमत नहीं है कि करंट वॉर के दौरान यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाए, इसलिए नाटो में यूक्रेन को शामिल नहीं किया जा रहा है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन ने एक स्टेटमेंट में कहा कि वर्तमान में यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का मतलब है रूस के साथ नाटो की वॉर शुरू होना। इसके अलावा उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यूक्रेन को नाटो में शामिल न करने का एक और कारण आर्टिकल 5 बताया। आर्टिकल 5 यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ नाटो मेंबर्स, क्योंकि मेंबर स्टेट की कलेक्टिव सिक्योरिटी नाटो का फंडामेंटल प्रिंसिपल है और यदि इस करंट वॉर के दौरान यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाता है तो सभी नाटो एलाइज को सिक्योरिटी थ्रेट होगा, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों के दौरान यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का डिसीजन नाटो एलाइज के द्वारा ही बनाए गए उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल आर्टिकल 5 का वायलेशन होगा, इसलिए करंट में यूक्रेन की नाटो मेंबरशिप को अवॉइड किया जा रहा है। लिथुआनिया के विल्नियस में हुई नाटो की एनुअल समिट जो कि 11 से 12 जुलाई को हुई में यूक्रेन की मेंबरशिप को अवॉइड जरूर किया गया, लेकिन यह भी एश्योर किया गया कि नाटो एलाइज के द्वारा यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। और इसमें सबसे बड़ा अनाउंसमेंट फ्रांस और जर्मनी की तरफ से था, जिसमें फ्रांस यूक्रेन को लॉन्ग रेंज स्काल्प मिसाइल देने के लिए एग्री हो गया है। इसके अलावा जर्मनी ने यूक्रेन को मिलिट्री पैकेज देने की बात कही। नाटो की स्थापना 1949 में नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के 12 मेंबर स्टेट के साथ की गई थी और तब से अब तक नाटो के 19 नए सदस्य बने और नाटो का सबसे रीसेंट मेंबर फिनलैंड है, जिसे 4 अप्रैल 2023 को मेंबरशिप मिली और इसके अलावा स्वीडन को भी नाटो में शामिल करने का रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल स्टार्ट हो चुका है। हालांकि नाटो के एस्टैब्लिशमेंट के समय यूके और यूएस के द्वारा तत्कालीन सोवियत संघ को यह वादा किया गया था कि अलायंस रसिया की तरफ 1 इंच भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन 1999 में चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड जो कि सोवियत संघ के सदस्य थे, उन्होंने नाटो को ज्वाइन किया और नाटो ने उनकी मेंबरशिप को एक्सेप्ट भी किया। 2004 में 7 और पूर्व यूरोपीय देशों ने नाटो अलायंस को ज्वाइन किया। इसमें से 3 देश ऐसे थे जो रूस के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, इसमें इस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया है। और नाटो का आगे भी विस्तार 2009, 2017, 2020 और 2023 में हुआ, जब इसके सदस्य क्रोएशिया, मॉन्टीनेग्रो और फिनलैंड बने और स्वीडन को 32वें सदस्य के रूप में मेंबरशिप देने की बात तय हो चुकी है। ओवर द ईयर नाटो के इस एक्सपेंशन के दौरान रूस ने इसे कैसे रिस्पॉन्स किया, इसे समझते हैं। जब 2008 में नाटो के द्वारा यूक्रेन और जॉर्जिया को नाटो की मेंबरशिप के लिए ऑफर किया गया था, तो पुतिन ने इसे रशिया के लिए डायरेक्ट थ्रेट बताया था। और इसके पहले सोवियत यूनियन के पतन के बाद 90 के दशक में रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने नाटो को रूस के लिए एक बड़ी चुनौती बताया था। हालांकि ओवर द ईयर नाटो के इस एक्सपेंशन पर रशिया ने भी अपनी पोजीशन ली, यानी बुकारेस्ट समिट के 4 महीने बाद ही रूस ने जॉर्जिया में अपने सैनिकों को भेजकर नाटो के खिलाफ अपने रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिए थे। और इसके 6 साल बाद यूक्रेन में जब एक प्रो रशियन इलेक्टेड गवर्नमेंट को वेस्टर्न कंट्रीज के इंटरफेरेंस से और वेस्टर्न प्रोटेस्टर्स की हेल्प से गिरा दिया गया, तो रूस ने आगे बढ़ते हुए क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा जब यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की अटकलें बढ़ने लगी तो रूस ने यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में रहने वाले रूसी भाषा बोलने वाले यूक्रेन के विद्रोहियों को सपोर्ट किया, जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का एक प्रमुख कारण बन गया।
इस तरह आपने देखा कि नेटो के ओवर द ईयर एक्सपेंशन पे रसिया ने लगातार रिएक्ट किया। करंट सिनेरियो में नेटो रूस के साथ डायरेक्ट वॉर न करके यूक्रेन के माध्यम से रूस को कमजोर करना चाहता है, और इस दौरान नेटो रूस के साथ किसी भी तरह का वॉर रिस्क नहीं लेना चाहता। नेटो के इस स्टेप से यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की फुली डिसअपॉइंटेड हैं और वे यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के लिए स्पष्ट समय सीमा की मांग कर रहे हैं।